हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आए जिसमें हमारे पास 12th के जो क्रॉप प्रोडक्शन है, क्रॉप प्रोडक्शन के जो टोटल ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें मैं इस कंप्लीट सीरीज के अंदर आपको करवाऊंगा, जिसमें लगभग हमारे पास 300 के अराउंड जो है वन लाइनर होंगे और इन वन लाइनर से हम कंप्लीट बुक का कवरेज जो है वो इस सीरीज के अंदर कवर करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे साथ कि हमारे पास आते हैं सर 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव। भाई हमारे पास 28 मार्क्स के मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में 28 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव है और 42 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर है। अब ये 42 मार्क्स को कवर करना आसान है, अगर मैं कहूं कि भाई 42 मार्क्स कवर करना आसान है, लेकिन ये जो 28 मार्क्स है इनको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। तो इनको कैसे क्या कवर करना है और कैसे क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछे जा सकते हैं, उन्हें मैं आपको इस सीरीज के अंदर कवर करवाऊंगा। बात अब ये आती है कि क्या इतने ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो सामने लिखे? तो मेनली हम इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको जो है कंप्लीट करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ कि ड्रेनेज जो है, ड्रेनेज इंप्रूव ब्लैंक कंडीशन ऑफ द लैंड। भाई एग्रीकल्चरल फील्ड में ड्रेनेज कौन सी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करता है? तो यहां पर आंसर आना चाहिए हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, ड्रेनेज से क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव होती है। अब बात आती है कि सर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या? तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाता है पोरोसिटी। पोरोसिटी आ जाएगा सर, इसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा आ जाएगी, ठीक है, इसके अंदर एयर आ जाएगा, इसके अंदर वाटर आ जाएगा। तो ये सब चीजों को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? ड्रेनेज कर रहा है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी को इंप्रूव कौन कर रहा है? भाई ड्रेनेज जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो वाटर प्लांट के लिए जो वाटर एसेंशियल होता है वो कौन सा वाटर है, इस पे हमको चर्चा करना है। सर हमने लास्ट 11th क्लास के अंदर शायद आप लोगों ने ये पढ़ा है कि सर वाटर कितने टाइप के हैं। तो हमने पढ़ा है सर एक होता है हमारे पास ग्रेविटेशनल वाटर। भाई कौन सा है? ग्रेविटेशनल वाटर। दूसरा हमारे पास है सर हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और तीसरा हमारे पास होता है कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर। तो हमारे पास 3 टाइप के वाटर है। इसका क्या मतलब है? सर ग्रेविटेशनल वाटर वो जो सॉइल सरफेस है इसके लार्ज पोर के अंदर, मेनली जो हम कुएं ट्यूबवेल से जो वाटर निकालते हैं वो वाटर क्या हुआ है कि सॉइल के जो पार्टिकल हैं उनकी जो बड़े बड़े जो गैप्स थे इनके बीच से जाकर और ये जमीन की गहराई में चले गया, दैट इज ग्रेविटेशनल वाटर। बात आती है सर हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इसका मतलब होता है कि जो सॉइल पार्टिकल है इन सॉइल पार्टिकल से टाइटली बाउंड एक पानी होता है, जो वाटर नॉर्मल केस में प्लांट के काम का नहीं है। वो किस केस में काम में आएगा? सर वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में वो काम में आएगा। जब पानी की प्लांट को कमी हो जाती है तो उस केस में कुछ मात्रा में हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है वो काम में आता है। नॉर्मल केस में सर कौन सा पानी काम में आता है? कैपिलरी वाटर जो है पौधों को सामान्य केस में, नॉर्मल केस में काम में आता है। हिंदी वाले बच्चों के लिए सर इसको क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में इसको केशिकीय जल कहते हैं। तो केशिकीय जल जो होता है हमारा वो आता है नॉर्मली काम में, जिसको इंग्लिश में हम क्या कह रहे हैं? कैपिलरी वाटर कह रहे हैं। यहां पर फिजिकल कंडीशन को हिंदी में क्या कहते हैं? भाई भौतिक स्थिति। ठीक है, भौतिक स्थिति में सुधार करता है। यहां पर हम हिंदी मीडियम को भी साथ में कवर कर लेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, आंसर मैं आपको हिंदी में भी बता दूंगा और क्वेश्चंस को भी हिंदी में समझा दूंगा ताकि हिंदी मीडियम वालों का भी बहुत आसानी से कवर हो जाए। अब बात आती है सर, तो हमने दोनों कवर कर लिए। यहां पर आंसर आएगा सर ड्रेनेज क्या करता है? फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक स्थिति में सुधार करता है। दूसरा जो होता है कैपिलरी वाटर, जिसको केशिकीय जल कहते हैं, ये पौधे के काम का होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखें, ड्रेनेज इज एसेंशियल फॉर ब्लैंक सॉइल। भाई ड्रेनेज ज्यादा, ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि ड्रेनेज सबसे ज्यादा एसेंशियल किन सॉइल के लिए? तो हम कहेंगे कि सर जो हेवी सॉइल होती है, हेवी सॉइल होती है, हेवी या जो क्ले सॉइल होती है, बहुत ज्यादा चिकनी या बहुत ज्यादा भारी मिट्टियां जो होती है, इनमें ड्रेनेज की जरूरत ज्यादा है। सर क्यों ज्यादा है? क्योंकि इनके अंदर पोरोसिटी कम है। इनके अंदर जो पोरोसिटी होती है, पोरोसिटी मतलब हिंदी में कहेंगे उसको रंध्रावकाश, वो कम होता है। तो जो भारी मिट्टियां होती है, किसमें? भारी मिट्टी में या चिकनी मिट्टी में, इनमें ड्रेनेज की, जल निकास की आवश्यकता ज्यादा होती है। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये 3 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अबाउट ब्लैंक एलिमेंट आर नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ। तो सर यहां पर हमें क्या लिखना है? यहां पर हमें लिखना है सर 18 टाइप के एलिमेंट। अब 18 टाइप के एलिमेंट को यहाँ चार्ट से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि कौन सा किस में आएगा। सर हमारे पास कौन कौन से हैं? हम कहेंगे सर स्ट्रक्चरल है। कौन कौन से हैं?
स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट होते हैं, हमारे पास प्राइमरी होते हैं, हमारे पास सेकेंडरी होते हैं, और हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, अब ये कौन कौन से हैं इन्हें हमें देखना है भाई। स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट हमारे पास क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। स्ट्रक्चरल मतलब इन्हें हम क्या कहेंगे, संरचनात्मक पोषक तत्व कहेंगे, वो जो कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। सर प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट हमारे पास हो जाएंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। एनपीके जो है वो प्राथमिक पोषक तत्व हो जाते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट हो जाते हैं। फिर इसके बाद सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, द्वितीयक पोषक तत्व में क्या आता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जो है वो हमारे पास द्वितीयक पोषक तत्व या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में हो जाता है। तो अगले आती है बात कि माइक्रो न्यूट्रिएंट कितने हैं, तो आप देखिए 3 3 6 और 3 9 हो गए, हमारे पास 18 है, 9 बचे 8। हालांकि माइक्रो न्यूट्रिएंट हम मेनली 8 पढ़ते हैं, ठीक है, यहां पर हमको 18 लिखना है। 18 टाइप ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं देखें। सर हमारे पास बोरान चाहिए, हमको जिंक चाहिए, मैग्नीज चाहिए, ठीक है, मॉलिब्डेनम चाहिए, इसके बाद एल्यूमिनियम चाहिए, आयरन चाहिए, और क्या हो गया भाई, बोरान हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद कुछ न्यूट्रिएंट और है, शायद में ध्यान से उतर रहे हैं कि टोटल हमको लगभग 8 जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनके बारे में पढ़ना, 8 से 9 माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ना है। कुछ न्यूट्रिएंट में जो भूल रहा हूं, तो हमें हालांकि ध्यान क्या रखना है सर, हमें इसमें ध्यान ये रखना है कि टोटल हमारे पास 18 न्यूट्रिएंट है, ठीक है। 18 न्यूट्रिएंट में स्ट्रक्चरल वाले को ध्यान रखें कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं सर, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी। आप याद रख लो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो है प्राइमरी है, प्राथमिक है। क्यों? क्योंकि इनकी जरूरत हमें ज्यादा मात्रा में है। वहीं अगर हम बात करें सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, मतलब प्राइमरी न्यूट्रिएंट के मुकाबले इनकी जरूरत कम मात्रा में, हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट के मुकाबले जरूरत कम है, इन्हें हम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कहते हैं या द्वितीयक पोषक तत्व कहते हैं। कौन कौन आता है सर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आता है, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि बचे हुए जो हैं उन्हें हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट या सूक्ष्म पोषक तत्व। अब सूक्ष्म पोषक तत्व क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनकी जरूरत हमें बहुत कम मात्रा में है सर, इसलिए हम इनको सूक्ष्म पोषक तत्व कह रहे हैं। तो सबसे ज्यादा हमको चाहिए प्राथमिक, उससे कम चाहिए द्वितीयक, और उससे कम चाहिए हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिन्हें हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा सर, हमसे क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। भाई आपसे पूछा है कि इनमें से द्वितीयक पोषक तत्व कौन सा है। ऑप्शन में आपको सिंबल देंगे बिल्कुल, कि भाई आपसे पूछ लिया कि N दे दिया, दूसरा ऑप्शन आपको K दे दिया, तीसरा ऑप्शन आपको P दे दिया, चौथा ऑप्शन जो है वो आपको दे दिया है सर Mg। तो अब यहां पर आपको बताना है कि इसमें सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कौन सा है, तो Mg जो मैग्नीशियम है वो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। अभी ये ध्यान रखना है, सिंबल में इसलिए बता रहा हूं कि Mg जो होता है वो मैग्नीशियम है सर, Mg मैग्नीशियम है और ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट के अंदर आ रहा है, जबकि Mn जो है वो मैग्नीज है और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आता है। ये भी हमें ध्यान रखना है कि मैग्नीज Mn जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट है और Mg जो है वो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है। ये हमें जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, ठीक है सर। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे क्या कुछ क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि सर 18 न्यूट्रिएंट जो है हमने ये भी देख लिया, क्या क्या देख लिया सर, सर ये भी हमने देख लिया कि ड्रेनेज, कैपिलरी वाटर एसेंशियल है, 18 न्यूट्रिएंट चाहिए। ड्यू टू लैक ऑफ ब्लैंक इन प्लांट सिम्टम्स लाइक लेट रिपेनिंग एंड क्रॉप, लो ग्रोथ ऑफ रूट, लो यील्ड ऑफ फ्रूट। क्या कह रहे हैं कि किसकी कमी से क्या होगा, सिम्टम्स दिखेंगे क्या, लेट रिपेनिंग, लेट पकेगी फसल, लो ग्रोथ होगी सर, और लो यील्ड होगी फ्रूट में के अंदर और सीड की। तो यहां पर क्या होना चाहिए भाई, लेट रिपेनिंग मेन सिम्टम है। लेट रिपेनिंग किसका सिम्टम है भाई, नाइट्रोजन होता है तो लेट रिपेनिंग करता है ज्यादा मात्रा में, लेकिन वो पूछ रहे हैं कमी, तो यहां पर क्या जाना चाहिए सर, फास्फोरस हो जाना चाहिए, फास्फोरस हो जाना चाहिए, ठीक है। येलोइंग ऑफ लीफ एंड स्टंट ग्रोथ, अगर पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही है और ग्रोथ जो है वो रुक जा रही है, वृद्धि रुक जा रही है, तो ये किसकी कमी के कारण हो रहा है सर, नाइट्रोजन की कमी के कारण हो रहा है। किसकी कमी के कारण, नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है, क्लोरोसिस होता है, जो पौधों की पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती है और पौधे की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, नाइट्रोजन की कमी का सिम्टम। ड्यू टू लैक ऑफ ब्लैंक प्लांट लीफ बिकम ब्राउन, पत्तियां पीली पड़ जाती है, स्पॉटेड एंड स्टॉप ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगी और ब्राउन स्पॉट दिखेंगे। तो यहां पर आएगा हमारा पोटास की कमी से ये होता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन बनने की संभावनाएं कम है।
हमारे पास क्वेश्चन क्या है, प्लांट रिसीव हाइड्रोजन फ्रॉम, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं सर, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि पौधे को हाइड्रोजन कहां से प्राप्त हो रहा है। सर पौधे के लिए हाइड्रोजन का सोर्स है वाटर, पौधे के लिए हाइड्रोजन का सोर्स जो हो जाता है वो वाटर हो जाता है। हमने क्या कहा सर, जो स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट एलिमेंट है जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमें मिलता है वाटर से। हमें क्या ध्यान रखना है सर, हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये ध्यान रखना है कि कौन सा कहां से मिलता है। तो सर कार्बन मिलता है CO2 से, हाइड्रोजन मिलता है हमें H2O से, वाटर से, और ऑक्सीजन भी हमें जो है वो H2O से मिलता है, वाटर से, ये ध्यान रखना है। तो पौधे को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है वो वाटर से मिल रहा है। वहीं अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन मिल रहा है CO2 से। तो ये गलती नहीं करके आना है कि ऑक्सीजन में हम लिख के आ रहे हैं कि CO2 से ऑक्सीजन मिलता है, ये नहीं है भाई, ऑक्सीजन मिल रहा है आपको वाटर से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्लांट को हाइड्रोजन कहां से मिल रहा है सर, हाइड्रोजन वाटर से मिल रहा है, ऑक्सीजन जो है वो वाटर से मिल रहा है। प्लांट गेट कार्बन एंड ऑक्सीजन, सर कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो प्लांट को कहां से मिलता है। तो सर कार्बन जो होगा, कार्बन मिलेगा CO2 से, और जो ऑक्सीजन होगी वो पौधे को कैसे मिल रही है, वो ऑक्सीजन मिल रही है इसको कैसे सर, इसको ऑक्सीजन जो है वो हमें H2O से मिल रही है, H2O से। ठीक है, H2O से हमको देखने को मिल रही है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद बात आती है कि ब्लैंक परफॉर्म सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन परफॉर्म करता है, तो जो राइजोबियम होता है, राइजोबियम होता है, ये होता है सहजीवी, सिम्बायोटिक या सहजीवी। अब ये सहजीवी क्यों कह रहे हैं इसको सर, सहजीवी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो राइजोबियम जीवाणु है, राइजोबियम क्या करता है, जो दलहनी फसलें होती है, दलहनी फसलों की जो जड़ें होती है, इनकी जड़ों के अंदर अगर हम देखें तो इनकी जड़ों में ऐसी रूट नोड्यूल्स पाई जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक जड़ बना के बताता हूँ, तो इनकी जड़ों में आप देखेंगे कि ऐसी रूट नोड्यूल्स, ऐसी छोटी छोटी गठाने पाई जाएगी जिन्हें हम जड़ ग्रंथिकाएं या रूट नोड्यूल्स कहते हैं। इन रूट नोड्यूल्स के साथ लगा होता है राइजोबियम। तो राइजोबियम का सहजीवी संबंध क्यों है सर, राइजोबियम का सहजीवी संबंध इसलिए है कि आपने देखा होगा कि जो नॉर्मली जो दलहनी फसलें होती है, जैसे चना वगैरह होते हैं, चना, सोयाबीन, मूंग, उड़द जो होती है, इनके अंदर हम नाइट्रोजन वाली खाद मतलब यूरिया नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि ये क्या करता है, राइजोबियम एटमॉस्फेयर में जो 78% नाइट्रोजन है, बहुत सारी नाइट्रोजन है सर एटमॉस्फेयर में, इसको फिक्स कर देता है। किस फॉर्म में, उन्होंने कहा कि सर इसको अवेलेबल फॉर्म में फिक्स कर देता है, प्लांट जो है इजीली पानी के अंदर डिसॉल्व करके ले सकता है, वो फॉर्म है सर नाइट्रेट। ठीक है, तो नाइट्रेट के फॉर्म में इसको फिक्स कर देता है, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग करने का काम करता है। क्यों, क्योंकि सर सिम्बायोटिक या सहजीवी का मतलब होता है कि दोनों को एक दूसरे से फायदा हो। मतलब पौधे को राइजोबियम से क्या फायदा है भाई, राइजोबियम पौधे को नाइट्रोजन दे रहा है, ये फायदा पौधे का है। और राइजोबियम को क्या फायदा है कि राइजोबियम न्यूट्रिशन ले रहा है किससे, पौधे से। पौधे ने जो ग्लूकोज बनाया उसके प्रेजेंस में जो रहे राइजोबियम ग्रोथ करेगा। तो राइजोबियम को पौधे से फायदा, पौधे को राइजोबियम से फायदा, तो ये दोनों को एक दूसरे से जब फायदा है तो ऐसे संबंध को हम कहते हैं सहजीवी संबंध। तो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला बैक्टीरिया कौन हो जाता है, हमारा राइजोबियम जो है वो हो जाता है। फ्री लिविंग वाले आपको ध्यान रखना है कि जो एजोटोबैक्टर होता है, एजोटोबैक्टर, आपके सिलेबस के हिसाब से आपको यही ध्यान रखना है कि जो एजोटोबैक्टर होता है वो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। मतलब इसको जड़ ग्रंथिकाओं की जरूरत नहीं है, ये किसी पौधे का सहारा नहीं ले रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, वो खुद ही अकेला काफी है कि वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, इफ पीएच ऑफ सॉइल इज 6.5 to 8.5, क्या कह रहे हैं भाई, 6.5 से 8.5 है तो सॉइल को क्या कहेंगे। तो ये जो है यहां पर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है कि 6.5 क्योंकि वो न एसिडिक में आ रही है और न ही एल्कलाइन में आ रही है। ठीक है, हालांकि नॉर्मली अगर हम देखें तो 6.5 से 8.5 वाली जो पीएच वाली जो सॉइल होती है उनके अंदर ज्यादातर क्रॉप्स जो है वो ग्रो हो जाती है। लेकिन इसको अगर हम इस क्वेश्चन को जैसे एक थोड़ा सा समझदारी के साथ इसको डील करें तो हम ये देखते हैं कि सर 7 pH जो है न्यूट्रल है। 7 pH क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, अब 7 से थोड़ा सा कम है मतलब 6.5 है, जबकि 7 से 1.5 ज्यादा है मतलब 8.5। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं भाई, इसको स्लाइटली एल्कलाइन कह सकते हैं, स्लाइटली एल्कलाइन सॉइल, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लाइटली मतलब क्या कह सकते हैं भाई, अल्प क्षारीय,
ठीक है, अल्पतम क्षारीय या अल्प क्षारीय मिट्टी कह सकते हैं, ठीक है। स्लाइटली एल्कलाइन सॉइल जो है ये हो जाती है, कुछ एल्कलाइन सॉइल इसको हम कह सकते हैं। अगली बात आती है कि सर अगला क्वेश्चन है कि इफ द ये तो हो गया हमारा एक्सेस ब्लैंक लीड टू लेट रिपेनिंग इन क्रॉप। तो ये क्या क्वेश्चन है सर, एक्सेस जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है भाई, पौधे को अगर आप नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में दे दो तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पौधे की फसल पकने की जो अवधि है, वो जो टाइम है वो बढ़ जाता है, टाइम पीरियड, रिपेनिंग टाइम जो है बढ़ जाता है नाइट्रोजन के कारण, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर आप नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में देते हैं, जैसे गेहूं के अंदर यूरिया ज्यादा देते हैं, तो गेहूं के पकने का जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है। तो लेट रिपेनिंग किस कारण से होती है, नाइट्रोजन के कारण होती है। और दूसरी चीज क्या होता है कि जो प्लांट पार्ट की सॉफ्टनिंग होती है, पौधे जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नरम हो जाते हैं नाइट्रोजन की वजह से। तो अगर अधिक नाइट्रोजन होता है तो पौधों के गिरने की संभावनाएं भी ज्यादा रहती है, फसल हवा में भी या मौसम गड़बड़ होने, हवा तेज चलने से पौधे आड़े हो जाते हैं, जिससे प्रोडक्शन कम होता है। तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा देना भी पौधे के लिए नुकसानदायक होता है। और ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि पौधे के ऊपर नाइट्रोजन की अधिकता के क्या प्रभाव होंगे। तो सर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पौधे में बहुत ज्यादा सॉफ्टनिंग हो जाएगी, जिससे फसल गिर सकती है। पौधे बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, जिससे उसके ऊपर कीट बीमारियों का प्रकोप, इंसेक्ट और डिसीज का अटैक जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरा, प्लांट की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। तीसरा, अगर हम देखें तो सर ये जो प्लांट है उनकी रिपेनिंग टाइम, उनके जो पकने की अवधि है वो भी बढ़ जाएगी। ये नाइट्रोजन की अधिकता के जो लक्षण है वो हमको देखने को मिलते हैं, जो हम लिख सकते हैं पेपर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि इट टेक्स ब्लैंक मंथ टू मेक वर्मी कंपोस्ट। भाई वर्मी कंपोस्ट बनाने में कितने महीने का समय लगेगा? तो सर 6 मंथ का समय, 6 महीने का समय हमें वर्मी कंपोस्ट बनाने में लगता है। अगला क्या है, द इफेक्ट ऑफ डंग काउ डंग मैन्योर रिमेन इन सॉइल फॉर। तो 2 से 3 साल तक हमें जो काउ डंग मैन्योर या जिसको हम फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं, गोबर की खाद जो होती है, इसका असर पौधों पर कब तक रहता है? तो सर 2 से 3 साल तक पौधों पे इसका असर जो है वो देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखें, सॉइल हैज ब्लैंक परसेंट बैक्टीरियल कंटेंट। ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक मटेरियल पूछा जाना चाहिए था यहाँ पर। तो सॉइल है ब्लैंक परसेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, हम यहाँ पर लिख देते हैं बैक्टीरियल कंटेंट की जगह ऑर्गेनिक मटेरियल। तो अगर हम देखें सॉइल के कंपोजिशन को पूरा एक साथ देख लेते हैं कि अगर हम एक पाई चार्ट के थ्रू देखें तो यहां हम देखेंगे कि जो सॉइल है उसके अंदर 45% क्या है सर? 45% मिनरल है, खनिज है, ठीक है सर। 25% जो है वो क्या है? 25% इसमें एयर है और 25% जो है वो वाटर होता है, 25% वाटर होता है, और बचा हुआ जो 5% है ये होता है ऑर्गेनिक मटेरियल। तो हमें सॉइल का कंपोजिशन बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि 45% जो है इसमें मिनरल या खनिज पाए जाते हैं, 25% सर जल या वाटर पाए जा रहे हैं, हवा या एयर जो है वो 25% पाई जा रही है, और ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब जो जैविक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ है वो 5% पाए जा रहे हैं, ठीक है। अगला, ब्लैंक एंड ब्लैंक आर द मेन क्रॉप फॉर ग्रीन मैन्योर। भैया ग्रीन मैन्योर के लिए क्रॉप पूछी जाती है, तो सनई और ढेंचा जो होती है, सनई और ढेंचा जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सनई और ढेंचा जो क्रॉप है वो हमारा क्या काम में आ रही? क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं सर, कि भाई ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन कौन सी क्रॉप, कौन कौन सी फसल जो है वो हमारे, तो हमने क्या कहा कि सर जो सनई होती है ये लेग्यूमिनस क्रॉप है, और ढेंचा, हालांकि ये नहीं है कि भाई सनई ढेंचा ही काम में आते हैं, और भी काम में आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम जो है सनई और ढेंचा का उपयोग करते हैं। किसके लिए? ग्रीन मैन्योर, हरी खाद बनाने के लिए। हरी खाद का क्या मतलब है सर? हम कुछ फसलों को उगाते हैं, मेनली जो दलहनी फसलें होती है, लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती है, इनको खेत में उगाते हैं। उगाने के बाद ये अपनी हरी अवस्था में रहती है, जब इनमें फूल आने वाले होते हैं, फूल आने की इनिशियल स्टेज के अंदर इसको जमीन के अंदर मिट्टी में दबा देते हैं, जिससे ये सड़ के खाद बना देती है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम हरी खाद या ग्रीन मैन्योर, ठीक है भाई। अगला देखें, द नाइट्रोजन कंटेंट इन वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट के अंदर जो है नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या होगा? सर वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन परसेंटेज जो है क्या होना चाहिए? 6%। ये क्वेश्चन मुझे करेक्ट करना पड़ेगा कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। ऑर्गेनिक मैन्योर कंटेंट, ऑर्गेनिक मैन्योर कंटेंट कौन सा मटेरियल? तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल में ऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाएगा ऑर्गेनिक मैन्योर में। ये सरल सा क्वेश्चन है। ब्लैंक एंड ब्लैंक आर बैक्टीरियल फर्टिलाइजर। भाई बैक्टीरियल फर्टिलाइजर क्या होंगे? बैक्टीरियल फर्टिलाइजर एक्चुअली बायो फर्टिलाइजर।
तो बायो फर्टिलाइजर में क्या हम, देखो बैक्टीरियल फर्टिलाइजर पूछा है, तो हम यहां पर क्या राइजोबियम लिख सकते हैं और क्या एजोटोबैक्टर भी लिख सकते हैं, जो हमने अभी लिखा है एजोटोबैक्टर। तो राइजोबियम और एजोटोबैक्टर दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों एक बैक्टीरियल फर्टिलाइजर या बायो फर्टिलाइजर हो जाते हैं। यूरिया इज ए ब्लैंक फर्टिलाइजर। भाई यूरिया कैसा फर्टिलाइजर है, क्या दे रहा है, तो सर नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है। यूरिया क्या दे रहा है, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है। क्या दे रहा है सर, नाइट्रोजन दे रहा है। ठीक है, अगला है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो हम देखते हैं सर यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो होती है वो 46% होती है, 46% होती है। ठीक है, तो ये हमने 23 क्वेश्चंस जो है हमारे पास सॉल्व किए हैं। इसके बाद क्वेश्चन क्या आ रहा है, द पोटास कंटेनिंग फर्टिलाइजर क्या है। तो पोटास कंटेनिंग फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं, तो बता देता हूं। पोटास वाले दो होंगे सर, एक होता है एमओपी जिसको हम म्यूरेट ऑफ पोटास कहते हैं, हिंदी में भी आपको म्यूरेट ऑफ पोटास ही लिखना है। और दूसरा होता है एसओपी, क्या कहेंगे भाई इसको, इसको कहेंगे हम सल्फेट ऑफ पोटास, सल्फेट ऑफ पोटास, क्या लिखेंगे भाई, पोटास। ठीक है, तो म्यूरेट ऑफ पोटास जो होगा एमओपी, इसका फार्मूला है KCl। इसको क्या कहते हैं सर, इसको हिंदी इसका जो केमिकल नेम होगा वो होगा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, KCl। और सल्फेट ऑफ पोटास क्या होगा, ये होगा K2SO4, K2SO4। इसको हम क्या कहते हैं, सल्फेट ऑफ पोटास, सल्फेट ऑफ पोटास कहेंगे। ठीक है, तो सल्फेट ऑफ पोटास क्या हो जाएगा, K2SO4 हो जाएगा, और म्यूरेट ऑफ पोटास क्या हो जाएगा, MOP हो जाएगा, KCl हो जाएगा। तो इसका जो है केमिकल नेम भी हमको याद रखना है। तो ऐसे करके जो है हमने कितने कवर कर लिए हैं, हमने कवर कर लिए हैं सर 25 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस सीरीज में हम कंटिन्यू करेंगे और ऐसे ही वीडियोस के थ्रू हम सारे डाउट्स को लेंगे और सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे। तो इसलिए आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और इसमें हम पूरा इस सीरीज के अंदर पूरा सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ साइंस, सारे जो जितने क्वेश्चन हमसे कवर हो पाते हैं एग्जाम से पहले, वो सारे जो है वो आपके लिए लेकर आएंगे। और बिल्कुल संभावित है कि इससे बाहर जो है आपके क्वेश्चन जाने की संभावना ही नहीं है। मोटा मोटा देखें तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर जो है वो आप कर पाएंगे आपकी एग्जाम में, अगर आप इन वीडियोस को सारा कवर करते हैं तो थैंक यू सो मच, बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो सीरीज में। थैंक यू।